नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव लोधी। आप देख रहे हैं संजीव लोधी एमपी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाडली बहना योजना में। यदि आपको अभी तक पता नहीं है किस तरह के क्वेश्चन, जितने भी आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, कैसे आपको लाभ मिलेगा, कहां से आपको फॉर्म भरना है, कितनी एज है और क्या पात्रता है, आपको परिवार आईडी में आधार कार्ड लिंक कैसे करना है, सारे इन सभी सवालों के लगभग हमारे पास 40 सवाल हैं। तो इन 40 सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और हमारे चैनल संजीव लोधी एमपी पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो हम आ गए हैं इस पीडीएफ के ऊपर, जिसमें आपके लिए सभी सवालों के जवाब देंगे, सवाल करेंगे वो जवाब देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के संबंध में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के क्या उद्देश्य हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णय में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना, ये लाडली बहना योजना का प्रमुख उद्देश्य है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। योजना अंतर्गत हितग्राही की पात्रता क्या निर्धारित की गई है? तो योजना के अंतर्गत जो पात्रता निर्धारित की गई वह क्या है? तो योजना में उल्लेख अपात्र की श्रेणी में नहीं आने वाले 1 जनवरी 1963 के पश्चात, यदि किसी की जन्म तिथि 1 जनवरी 1963 है तो इसके पश्चात परंतु 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्याग महिलाएं सहित 2023 में आवेदन पत्र जो आवेदन करने के लिए पात्र होंगी, जो वर्ष 2023 है। कहने का मतलब ये है कि जिसकी जन्म तिथि 1963 से 2000 के बीच में है, 1963 से 2000 के बीच में है, उनकी लिए 2023 में इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या योजना अंतर्गत परिवार की आय में कोई समय सीमा है, यानी कि आय सीमा है? तो इसमें बिल्कुल आय सीमा निर्धारित की गई है। हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। ठीक है, तो भैया इनके लिए लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, क्या आयकरदाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा? जी नहीं। यदि आवेदका के परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता होता है तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र होगा। पांचवा क्वेश्चन है, योजना अंतर्गत आयकरदाता से आशय क्या है? योजना अंतर्गत आयकरदाता से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसके द्वारा विगत वर्षों में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया गया हो। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है छठवां, क्या अविवाहित आवेदका योजना के लिए पात्र हैं? तो जिसकी शादी नहीं हुई है, उनका शादी नहीं हुई है और साथ ही 23 साल पूर्ण कर चुकी हैं, तो क्या उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। योजना केवल विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्याग महिलाओं के लिए ही है, स्पष्ट कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। क्या शासकीय सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा? तो देखिए, क्या शासकीय कार्य योजना में कार्यरत महिलाओं को भी लाभ मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। यदि आवेदका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मचारी समुदाय के रूप में नियोजित है अथवा सेवानिवृत्त उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो वह अपात्र होंगे, परंतु मानव सेवी कर्मी तथा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी पात्र होंगे। तो ये यहाँ पर सारी कंडीशन बता दी गई हैं। आठवां क्वेश्चन है, क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता अथवा अन्य मानव सेवी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकती हैं? तो जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा हैं, क्या वह इस योजना में लाभ प्राप्त कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। यदि महिलाएं योजना में उल्लेख अपात्र की श्रेणी में नहीं आती हैं तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। किसी अन्य महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यदि कोई महिला है और वह यदि
मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कार्यकर्ता, कार्यरत अथवा अन्य मानव सेवी कर्मी होने के कारण अपात्र नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है कि उनके घर में कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, यदि उनका पति शिक्षक हैं तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि दोनों कंडीशन होंगी तो नहीं मिलेगा। यदि यदि वो केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, आवेदिका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और इस योजना से प्रति माह 1000 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो क्या आवेदिका को इस योजना के लिए पात्र होंगी? तो हाँ, 1000 रुपये में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जाएगा सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ताओं के लिए। उदाहरण, यदि आवेदिका सामाजिक न्याय पेंशन करता एवं आवेदिका को 600 रुपये की राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रुपये की शेष राशि जोड़कर आपको दी जाएगी। यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है तो क्या वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है? क्या योजना का लाभ मिलेगा? तो उनके लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किंतु परिवार का कोई सदस्य पंच एवं उपसरपंच है तो वह आवेदिका अपात्र नहीं मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सरपंच, सेक्रेटरी या फिर सहायक सचिव का नहीं बताया, जो स्थानीय निर्वाचन जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए यदि वो हैं तो उनके लिए लाभ नहीं मिलेगा, उनकी पत्नियों को लाभ नहीं मिलेगा, और जो पंच और उपसरपंच है उनको इस योजना में लाभ मिलेगा। 11वां क्वेश्चन है, यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी वार्ड, निगम, मंडल, उपमंडल का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्य हो तो क्या योजना का लाभ ले सकते हैं? नहीं, आवेदिका को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी? योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ ही किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका द्वारा आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक में दी गई घोषणा स्वतः ही पर्याप्त है। आवेदिका को योजना अंतर्गत लाभ देने हेतु आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र कहाँ से प्राप्त किया जा सकेगा? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आवेदिका हैं जो फॉर्म भरेंगी तो वह फॉर्म मिलेगा कहाँ से भाई? आपको खुद लेके जाना है या फिर कहाँ से मिलेगा? तो पत्रक ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय, योजना अंतर्गत योजित शिविर में अथवा आंगनवाड़ी केंद्र से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। तो यह यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवेदिका को अपने आवेदन हेतु जानकारी के पत्रक की ऑनलाइन प्रविष्टि कहाँ करानी होगी? तो इसका आंसर ये है कि आवेदिका को अपना आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक ऑनलाइन प्रविष्टि ग्राम वार्ड में आयोजित होने वाले कैंप में करानी होगी। 15वां क्वेश्चन है, योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन किन दस्तावेज जानकारी की आवश्यकता है? आवेदिका के पास परिवार समग्र आईडी, व्यक्तिगत समग्र आईडी, आधार कार्ड, स्वयं का आधार लिंक, डीबीटी इनेबल बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि की समय ओटीपी भेजा जाएगा होना अनिवार्य है। तो ये दस्तावेज आपको लेके जाना अनिवार्य है। योजना अंतर्गत परिवार से आशय क्या है? तो योजना अंतर्गत परिवार से तात्पर्य पति पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चे हैं जो परिवार समग्र आईडी में सम्मिलित हैं। 17वां क्वेश्चन है, क्या एक ही परिवार में एक से अधिक पात्र महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं? हाँ, परिवार का अर्थ है पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे, न कि संयुक्त परिवार। अगला 18वां क्वेश्चन है, आधार लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाते में से आशय क्या है? भैया ये आधार
इनेबल डीबीटी लिंक बोलते हैं, इसका मतलब क्या है ये तो बताइए। इसका मतलब ये है आधार लिंक डीबीटी इनेबल बैंक खाते से आशय बैंक खाते का आवेदका के आधार से लिंक होना तथा आधार नंबर के माध्यम से ही राशि का बैंक खाते में अंतरण से है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका डीबीटी इनेबल है तो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके आधार नंबर से ही आपके खाते में पैसा चला जाएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है आवेदका अपने बैंक खाते को आधार लिंक डीबीटी इनेबल कैसे कर सकती है, यानी कि जो डीबीटी इनेबल का काम है वो कैसे करवा सकती हैं। तो आवेदका द्वारा अपने बैंक की शाखा में अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्क में जाकर बैंक खाते को आधार लिंक एवं डीबीटी इनेबल करने का पत्र भरने के उपरांत बैंक की शाखा अथवा उक्त बैंक के अधिकारी कियोस्क द्वारा आवेदक की बैंकिंग ई-केवाईसी भी सत्यापन उपरांत उसके बैंक खाते को आधार लिंक डीबीटी इनेबल कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जहाँ पे खाता खुला है आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे एक फॉर्म लीजिए, उसको भरिए, आपका आधार से लिंक हो जाएगा और डीबीटी इनेबल कर दिया जाएगा। यदि आवेदका और उनके पति अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त खाता है तो क्या मैं योजना अंतर्गत पात्र होने पर उक्त राशि में खाते में राशि प्राप्त कर सकती हूँ। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मेरा और मेरे पति या बच्चों का संयुक्त खाता है तो या फिर जॉइंट खाता है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या है बताते हैं। तो जी नहीं, आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। योजना अंतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं का बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है तथा उक्त खाते को आधार से लिंक कराना एवं डीबीटी इनेबल कराना अनिवार्य है। ये था 20वां क्वेश्चन। अगला 21वां क्वेश्चन है समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी से क्या आशय है। उक्त ई-केवाईसी से आशय किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल समग्र.gov.in में स्वयं की आधार आईडी एवं उनकी आधार में दर्ज जानकारी यथा नाम, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, लिंग का मिलान करने से है। उक्त आईडी में जानकारी एक समान होने पर समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी तत्काल सत्यापित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां हमारा समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी कहाँ जाकर कराई जा सकती है। तो इसका आशय है नज़दीकी लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपने आधार ई-केवाईसी के माध्यम से 2 तरीके से निःशुल्क करा सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से। इसके लिए आधार से मोबाइल नंबर पूर्व में लिंक होना अनिवार्य है। दूसरा है बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से सत्यापन के द्वारा। अगला 23वां क्वेश्चन है क्या आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है पहले तो आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये है क्या आपका परिवार आईडी आप स्वयं से आधार कार्ड से लिंक कर सकती हैं। तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। कैसे करना है वो आपको बताते हैं। समग्र पोर्टल पर आवेदक स्वयं द्वारा भी निःशुल्क ई-केवाईसी अपने समग्र को आधार से लिंक किया जा सकता है। आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी कैसे कर सकती हैं। इसका आंसर ये है आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट कर आधार नंबर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्त ओटीपी की प्रविष्टि कर अपने आधार को सत्यापित करें। दूसरा मोबाइल नंबर पर ओटीपी दर्ज कर ओटीपी को सत्यापित करना है। इसके बाद आधार में दर्ज आवेदिका का नाम, जन्मतिथि, लिंक का समग्र डाटा से मिलान होने पर आवेदिका का आधार ई-केवाईसी सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगा। मिलान न होने की स्थिति में आधार ई-केवाईसी का अनुरोध स्थानीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रेषित हो जाता है।
यदि आवेदका की समग्र आईडी एवं आधार में पृथक पृथक जानकारी दर्ज है तो आवेदका समग्र आईडी में अपनी KYC कैसे सत्यापित कर सकती है? यदि आवेदका समग्र आईडी एवं आधार आईडी में पृथक पृथक जानकारी दर्ज है तो समग्र पोर्टल में आधार में दर्ज जानकारी को समग्र में ओवरराइट करने का प्रावधान है। इसके लिए आवेदका को पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति के ऑनलाइन अनुरोध पर स्थानीय निकाय के अनुमोदन उपरांत दोनों आईडी में समग्र एवं आधार में एक समान जानकारी हो जाती है और KYC पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 26वां, क्या योजना अंतर्गत फॉर्म भरने अथवा समग्र KYC पूर्ण करने हेतु आवेदका को कोई शुल्क देना होगा? तो इसका आंसर ये है जी नहीं, उक्त दोनों सेवाएं निःशुल्क हैं। क्या यदि आवेदका के परिवार का कोई भी सदस्य योजना अंतर्गत अपात्र रहने वाली श्रेणी में आता है परंतु वह आवेदका के परिवार समग्र आईडी में सम्मिलित नहीं है तो क्या आवेदका उस व्यक्ति के कारण योजना अंतर्गत अपात्र मानी जाएगी? जी नहीं, यदि आवेदका स्वयं या परिवार आईडी में सम्मिलित सदस्य योजना अंतर्गत अपात्र की श्रेणी में आते हैं अथवा आवेदका पात्रता की शर्तें पूर्ण करती हैं तो आवेदका योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होगी। क्या सदस्य की समग्र आईडी में KYC होना अनिवार्य है? हाँ, बिना KYC के आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं हो पाएगी। क्या सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी नहीं होने पर आवेदन किया जा सकता है? नहीं, आवेदन करने से पहले आवेदका को सदस्य समग्र एवं परिवार सदस्य आईडी के लिए समग्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आईडी बन जाने के बाद ही आवेदका लाडली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 30वां क्वेश्चन, क्या आवेदका अपने समग्र KYC की जांच कर सकती है? हाँ, समग्र आईडी पोर्टल पर जानकारी आवेदन समग्र KYC की स्थिति में देख सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, समग्र में वैवाहिक स्थिति गलत दिखाई दे रही है तो इसके लिए क्या करना होगा? ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि आधार में जेंडर या जन्म तिथि गलत दिखाई दे रही है तो इसके लिए क्या करना होगा? आधार केंद्र पर जाकर अपना आधार अपडेट कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। 33वां क्वेश्चन है, समग्र KYC हो गया है पर आधार लिंक बैंक से नहीं जुड़ा है, लिंक नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा? संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार नंबर से आवेदन जमा करें एवं DBT को भी सक्रिय कराने का अनुरोध करें। आधार बैंक में लिंक है पर DBT सक्रिय नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा? संबंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार लिंक खाते में DBT को भी सक्रिय करवाने का अनुरोध करें। तो ये हमारा 35वां क्वेश्चन चल रहा है, बस 5-6 क्वेश्चन ही और बचे हैं। आवेदन की स्थिति में कैसे देख सकते हैं? आवेदका की स्थिति के लिए वेबसाइट पोर्टल CM लाडली बहना योजना .mp.gov.in पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा एवं अपना आवेदन नंबर समग्र आईडी भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफाई कर देख सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? तो 30 अप्रैल है भैया। किसी अपात्र आवेदका के लिए आपत्ति कैसे दर्ज की जा सकती है? पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर 1 मई को पोर्टल पर अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाती है। सूची में आवेदका को सर्च करना होगा। सर्च करने के पश्चात आवेदका की जानकारी देख सकते हैं एवं आपत्ति 1 मई से 15 मई तक दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति का निराकरण कब तक कर दिया जाएगा? तो ये निराकरण कर दिया जाएगा 16 मई से 30 मई तक के बीच में। पात्र महिलाओं के खाते में राशि का हस्तांतरण कब तक कर दिया जाएगा? 10 जून तक एवं अगले महीने की 10 तारीख को राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। प्राप्त राशि की स्थिति कैसे देख सकते हैं? प्राप्त राशि की स्थिति देखने के लिए समग्र पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा एवं अपना मोबाइल नंबर समग्र आईडी भरकर एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP वेरीफाई कर देख सकते हैं। तो यह थे हमारे लाडली बहना योजना के 40 क्वेश्चन, जिसमें हमने आपके लिए बताया कि किस क्वेश्चन का क्या जवाब है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।